Morning, you all. Good morning, sir. How are you all? We are fine, sir. And what about you? I'm also fine. स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका साइंस का हम लोग इससे पहले की क्लासेस में भी डिस्कस किए थे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एग्जैक्टली क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत सीखा है, ठीक है। जाना है इस चैप्टर को आफ्टर रीडिंग, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्रॉप क्या होता है आपने जाना। क्रॉप क्या होता है भाई? मीन्स सेम टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, at a large scale. In a large scale is known as crop. यही तो होता है भाई, जब एक ही पौधे को एक ही किसी विशेष स्थान पर बहुत अधिक बड़े स्तर पर उगाया जाता है, यानी बहुत बड़े स्तर पर उगाया जाता है, तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं, फसल बोलते हैं उसे को। बात आती है सर प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन क्यों होता है भाई? फर्दर टू fulfill the needs of food for all people, crop production is necessary. ओके, यानी सभी लोगों के भोजन की उपलब्धता हो, यानी सभी लोगों को भोजन उपलब्ध हो, इसके लिए क्रॉप प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने इसमें चैप्टर में सीखी। अब कुछ बातें हैं जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कृषि के कुछ क्या भौतिक कार्य होते हैं, क्या किससे रिलेट होता है, जो क्रियाएं होती हैं कृषि में, उन सारे पॉइंट्स को भी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपने फर्स्ट पॉइंट जो जाना था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें हमने बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मस्ट होता है। सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है। जब भी फसल उत्पादन की बात आती है तो वहाँ पे हमें सबसे पहले थिंक माइंड में जो चीज़ आती है मिट्टी तैयार करना, और उस मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या उसमें क्या सारे प्रोसेसिंग होते हैं, उसको मिट्टी में लूजनिंग और टर्निंग प्रोसेस होता है, यानी मिट्टी को ढीला और पलटा जाता है, ये आपका प्लोइंग के थ्रू होता है, ठीक है। यानी खेतों की जुताई की जाती है तो उसमें लूजनिंग और टर्निंग प्रोसेस होता है। देन आफ्टर लेबलिंग करके उसमें आप मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, मतलब जो भी किसान लोग होते हैं उसको लेबलिंग करते हैं खेतों को, और उसके बाद उसमें यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर ऐड करते हैं। देन इसके बाद उसका इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, देखिए इन्होंने कहा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की बात किया है, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं उनकी बात कर रहे थे। तो इन्होंने बताया एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, यानी जो यंत्र है, कृषि यंत्र मिट्टी को तैयार करने में यूज किए जाते हैं, उसमें जो मोस्ट ऑफ द थ्री हैं, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। ये अलग अलग टाइप्स के इम्प्लीमेंट्स हैं जिनको अलग अलग मीडियम के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। ओके, यस सर। इन सब पॉइंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी इससे पहले क्लास में डिस्कस किया था। यस सर। नाउ नेक्स्ट सोइंग। बेटा जी सोइंग ये नेक्स्ट स्टेप होता है, बीजों की बुआई। मिट्टी तैयार हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? बीजों की बुआई। फसल उत्पादन में ये सेकेंड स्टेप होता है। Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of good variety are selected. देखिए जब भी बीजों को बोना होता है तो उससे पहले किसान इस चीज को इंश्योर करता है कि जो बीज उसने लिया है बुआई करने के लिए वो अच्छी किस्म के होने चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। The farmers prefer to use seeds which give high yield. किसान और सभी लोग ज्यादातर कि ऐसे बीजों को लेना पसंद करते हैं जो जिनसे अच्छी पैदावार हो सके, है ना। अच्छी पैदावार होगी तो उससे अच्छी अर्निंग होगी, अर्निंग और जो नीड्स ऑफ फूड है वो भी काफी हद तक फुलफिल हो पाएगी, ठीक है। यस सर। यस बेटा, हम बात कर रहे थे एक्टिविटी 1.1 की, जिसमें इन्होंने कहा टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। बेटा कह रहे हैं एक मुट्ठी भर गेहूं का बीज ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए और उसको आधे मग में भरे हुए मग ले लीजिए, कोई बीकर ले लीजिए, उसमें
आधा भरा होना चाहिए जल से, ठीक है, पानी से भरा होना चाहिए, उसमें डाल दीजिए, वेट फॉर सम टाइम। क्या देखते हैं आप, उसमें देखेंगे जो कुछ लाइट वेट सीड्स होंगे, वीट सीड्स, ठीक है, गेहूं के जो कुछ हल्के बीज होंगे वो क्या करते रहते हैं, फ्लोट करने लगते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी पानी की ऊपरी सतह पर वो क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको वो डैमेज हो चुके होते हैं, वो पूरी तरह से अंदर से खोखले होते हैं, इस कारण हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने के कारण वो तैरने लगते हैं ऊपर। तो इससे जो अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे वो नीचे उसी बॉटम में स्थिर रहेंगे। ओके, इन्होंने कहा दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड क्वालिटी गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। ये अगर हमें कुछ ऐसे जो जिसमें कुछ डैमेज सीड्स भी मिक्स हैं तो उनको निकालने के लिए एक अच्छा तरीका है ये, ठीक है, यानी एक हेल्दी सीड्स फाइंड करने के लिए, उनमें से अच्छे बीजों को निकालने के लिए एक बहुत बेहतर तरीका माना जाता है। आप क्या करो, उनको भिगो कर रख दीजिए, मतलब पानी में डाल दीजिए, जो लाइट वेट होंगे यानी जो डैमेज सीड्स होंगे वो फ्लोट करने लगते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और जो अच्छे सीड्स होंगे वो क्या कर लेंगे, उसकी बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना। Yes, sir. Before sowing, one of the Yes, most sir. important should know about the tools used for sowing seeds। करें, ठीक है, आप अगर बीजों की बुआई करने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको इस चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार के टूल्स का यूज करते हैं इन बीजों को बोने के लिए। इन्होंने बताया ट्रेडिशनल टूल क्या होते थे। पहले के टूल्स जो होते थे उसमें आपने देखा था, मतलब इससे पहले भी इसको ने डिस्कस किया था, ट्रेडिशनल टूल क्या होता था, एक कुप्पी नुमा आकृति होती थी जिसमें 2 और 3 पाइप्स इससे कनेक्टेड होते थे, और ये पाइप क्या होते हैं, पार्स इनके जो एंड्स होते थे, यहाँ पे दिखाया गया फिगर, इन पाइप के जो एंड्स जो होते थे, यानी जो लास्ट सिरे होते थे, वो पायर्स होते थे इनटू द सॉइल, यानी मिट्टी में धसे रहते थे, ठीक है। और ये ऐसे क्यों धसे रहते थे, हैविंग शार्प एंड्स, क्योंकि इनके एंड्स जो होते थे तेज धार के होते हैं, तो इस कारण ये आसानी से मिट्टी में धस जाते हैं, ठीक है। एंड प्लेस सीड्स देयर, और उनमें से सीड्स यानी जो बीज है वो निकलता रहता है और जमीन के अंदर मिट्टी में जाता रहता है, ठीक है, अंदर। इस तरह से बीजों की बुआई पहले की जाती थी, ये ट्रेडिशनल मेथड था। अब बात आती कुछ जो न्यू टेक्निकल मेथड्स हैं, आज के मॉडर्न मेथड्स हैं, उनकी बात कर लें। देखिए सीड ड्रिल की बात कर रहे हैं, ये सीड ड्रिल भी इसी टाइप का एक यंत्र होता था, लेकिन सॉरी होता है। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. देखिए इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मली यानी बराबर बराबर बीज बुआई की जाती थी, ऐसा नहीं कहीं कम ज्यादा गिरता था, ये बराबर बीजों की बुआई करता है, एंड इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, और एक बराबर गहराई और बराबर दूरी पर बीजों की बुआई करता रहता है, यानी जितना जितना रिक्वायर्ड होता है बीजों की जो डिस्टेंस या जो डेप्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंग बीजों की वो बुआई करता है मिट्टी में, ठीक है। इट इंश्योर Yes, sir. दैट सीड्स गेट कन्वर्टेड, करें, इट इज इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। अच्छा, ये चीज आपको थोड़ा सा इंश्योर करना चाहिए बीजों की बुआई करने के बाद कि ये पूरी तरह से मिट्टी से ढके हों। ऐसा नहीं हो कि कोई बीज मिट्टी के बाहर अगर पड़े रहेंगे तब भी वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, और ऐसा अगर होगा तो देखिए अगर मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं, ढके रहते हैं मिट्टी के अंदर, तो वो पक्षियों के द्वारा खाए नहीं जाएंगे, यानी अगर ऊपर आ जाएंगे मिट्टी के तो जो बीज है वो पक्षियां उसको खा लेंगी, है ना। सो कहना सो ऐसा होता भी है, आपने देखा होगा जब भी आपके कभी भी धान की गेहूं की या कभी बुआई की जाती है उस समय क्या होती है, बहुत सारे चिड़िया या पक्षी बहुत सारे आसपास खेतों में मंडराने लगते हैं ना, क्यों, क्योंकि उन्हें उन बीजों को खाने के लिए वो आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके जो बीज आपने बुआई की है वो ऊपर रह जाते हैं मिट्टी के तो उनको पक्षियां खा लेंगे, ठीक है, जो बर्ड्स हैं वो उसको ईट कर लेंगे, और ईट कर लेंगे तो भाई फिर वो ग्रो कहाँ करेंगे जब भाई नहीं है तो।
सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव द टाइम एंड लेबर। देखिए सीड ड्रिल का यूज करने से दोनों चीजें बचती हैं, समय और परिश्रम। ठीक है, इसका यूज करने से आपका मेहनत भी कम लगता है और समय भी बच जाता है। Yes, sir. There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? देखिए बूझो के माइंड में एक चीज आ रही है कि हमारे स्कूल के पास ही एक नर्सरी है। नर्सरी में जहाँ पे सैपलिंग्स को ग्रो कराया जाता है, यानी कि जहाँ पे नन्हे पौधों को ग्रो कराया जाता है थ्रू द सीड्स, है ना। Yes, sir. अब ये कह रहे हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। ये कह रहे हैं देयर इज अ नर्सरी नियर माय स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। उसने वहां पे देखा था, क्या देखा था भाई, कि जो छोटे छोटे पौधे हैं वो एक छोटे बैग में, यानी कि पॉलीथीन बैग या ऐसे उसमें पैक होते हैं। वो वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, ऐसा वो क्यों रखे जाते हैं, इसके माइंड में ये चीज चल रही है। तो भाई ऐसा क्यों रखे जाते हैं, इसके लिए इन्होंने कहा सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स। देखिए पहली इसकी जो भी कंफ्यूजन होती है वो पहले इसे क्लियर करती है, तो पहले यहाँ भी इसके कंफ्यूजन को क्लियर कर दे, इसके डाउट्स को क्लियर करते हुए इसका आंसर दे रही है। सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। इसने बताया पहले ने कि कुछ पौधों के बीजों को, यानी नहीं सॉरी, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन, यस बेटा कह रहे हैं कुछ पौधों के बीजों को पहले नर्सरी में ग्रो कराया जाता है। When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. देखिए आपने भी जानते हो कि जो धान के बीज होते हैं वो डायरेक्ट खेत में नहीं बुआई की जाती, पहले उसको असाइड कहीं किसी दूसरे फील्ड में एक दूसरे प्लेस पे जाके उसको क्या किया जाता है, उनकी सीड्स की बुआई की जाती है। देन आफ्टर जब वो ग्रो करते हैं सीडलिंग्स के फॉर्म में, तो वहां से उनको मैनुअली जो आफ्टर दैट अनदर फील्ड में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, लगाया जाता है। Yes, sir. कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो नर्सरी में पहले उनके सीडलिंग्स को नर्सरी में ग्रो कराया जाता है। देन आफ्टर क्या होते हैं, वो जब सीडलिंग्स के फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि नन्हे पौधे का रूप लेने लगते हैं अंकुरित होकर, तो फिर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है इनटू द अनदर फील्ड। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लोरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। ऐसे ही इसी प्रकार कुछ जंगल के जो पौधे होते हैं, कुछ फूल के पौधे होते हैं, उनको पहले नर्सरी में ग्रो कराया जाता है, फिर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plant to get, देखिए सोइंग के लिए एक मस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है कि जो सीड्स के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए वो उचित रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कम या ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है तब भी ज़्यादा होने पे कम ग्रो करेंगे, यानी कम नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे, लेकिन ज़्यादा हो जाते हैं अगर डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है उनके बीच में, तब भी वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे एक दूसरे से compete करने लगते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मिनरल्स। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके लिए एक दूसरे से compete करने लगते हैं। जो सीड्स होंगे वो अपने आप में एक दूसरे से प्रतिभाग करने लगेंगे, बांटने लगेंगे, नहीं मुझे चाहिए वो है तो उतना ही, वहाँ पे लिमिटेड एरिया में उतना ही होगा, तो उसमें ज़्यादा वो compete करेंगे। तो ऐसे में वो अच्छे से उनको प्रॉपर वे में उनको जो जितनी नीड्स है उतनी मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये मस्ट होता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये प्रॉपर होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग से हमें बचाना चाहिए, यानी पास पास ज्यादा ना हो बीज, है ना, जो एक उचित दूरी होनी चाहिए वो रखना चाहिए। Yes, sir. इन्होंने कहा दिस अलाउज प्लांट टू गेट sufficient sunlight, nutrient and water from soil. At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. कभी कभार क्या हो जाता है, जब ज्यादा
पौधे एक साथ ग्रो करने लगते हैं तो उनको ओवरक्राउडिंग से बचाने के लिए कुछ पौधों को वहां से निकाल दिया जाता है, ऐसा भी किया जाता है ताकि वो जो बचे हुए पौधे हैं वो प्रॉपर वे में ग्रो कर सके। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है उसके बाद क्या किया जाता है भाई, खाद का और उर्वरक का उसमें खेतों में छिड़काव किया जाता है, मिलाया जाता है, डाला जाता है। The substances which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plants are called manure or fertilizers। बेटा ऐसे पदार्थ जो कि पौधों को न्यूट्रिएंट्स के रूप में दिए जाते हैं, यानी पोषक तत्वों के रूप में, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें और स्वस्थ रहें, तो ऐसे पदार्थों को हम खाद या फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आप जानते हो तमाम सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जिसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम, तमाम ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो खाद के रूप में हम डालते हैं। ठीक है, या फर्टिलाइजर्स के रूप में, है ना, सल्फेट है, तमाम सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों को दिए जाते हैं एज अ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। ऐसा हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, बोझों के माइंड में कुछ और भी आ रहा है। ऐसा healthy crop growing in a farm in the neighboring farm. The plants were weak. Why do some plants grow better than others? उसने कहा मैंने अपने ऐसा healthy crop growing in a farm in the neighboring farm, the plants were weak. उसने एक खेत में देखा तो वहां पे जो पौधे लगे हुए थे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे, यानी बहुत प्रॉपर वे में वो हेल्दी और ग्रो, मतलब उनकी जो डेवलपमेंट थी बहुत अच्छी थी। ठीक है, पर वहीं पे उसने देखा इन नाइबरिंग, यानी पड़ोस के खेत में देखा द प्लांट्स वर वीक, वहां के जो पौधे थे वो कमजोर थे, उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे थे। व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स? ऐसा क्यों होता है? कुछ पौधे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं और कुछ नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको पर्याप्त रूप से वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं वहां से, उनके खेत से, जितना उनको चाहिए। यही है ना? अगर भाई जो Yes, sir. जो ग्रो करने के लिए जो मस्ट थिंग्स है वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं। प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मस्ट होते हैं, तो वो जो अगर बेटर उनको प्रॉपर सप्लाई होती रही, ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट में उनको मिलता रहे, तो फिर वो अच्छे से ग्रो करेंगे। ऐसे कंडीशन में उनके एब्सेंस में अगर वो उनको पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा है तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। यही रीजन होना चाहिए, है ना? और यही होता भी है। Yes, sir. इन्होंने कहा सम सप्लाई सॉरी soil supplies minerals nutrient to the crop plant. These nutrients are essential for growth of plants. In certain areas farmers grow crop after in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. देखा जाता है। ठीक है, आपने ये तो जान लिया कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये आवश्यक होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, लेकिन कभी कभार ये भी देखा है कुछ क्षेत्रों में किसान क्या करते हैं, लगातार एक ही खेत में फसल को उगाते रहते हैं, लगातार कभी खेत को छोड़ते ही नहीं कुछ समय के लिए कि ऐसे छोड़ दिया जाए अनकल्टिवेटेड। तो ऐसे में आप इमेजिन कीजिए क्या होता होगा टू द न्यूट्रिएंट्स, यानी जो वहाँ के न्यूट्रिएंट्स होंगे पोषक तत्व, उनका क्या होता होगा भाई। अगर आप लगातार उसमें खेती कर रहे हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो यूज हो जाएगा भाई, फर्दर और प्रीवियस प्लांट्स उन्होंने यूज कर लिया उस न्यूट्रिएंट्स का। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक टाइमिंग में एक पीरियड में ग्रो मतलब जनरेट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कितना भी यूज करते रहो आप, उसके लिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, कुछ क्लाइमेटिक प्रोसेसिंग होती है, उससे वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अगर आप लगातार खेती किए जा रहे हैं उसी किसी एक सेम खेत में, तो फिर ऐसे में क्या होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ के वो लगातार वहाँ पे रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, और रिड्यूस होगा तो प्रॉपर वे में जो प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाएगा। ऐसे में वहाँ पे वो जो प्लांट्स आप ग्रो करा रहे हैं, जो क्रॉपिंग कर रहे हैं, वो बेटर यील्ड नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, Sir. तो वही बात ये भी कह रहे हैं, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग और इम्प्रॉपर और
इनसफिशिएंट मैनूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। यही कारण है कि जो यानी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, तो उस न्यूट्रिएंट को फुलफिल करने के लिए किसान क्या करता है, उस खेत में उर्वरक या खाद का छिड़काव करता है, क्योंकि ये जो उर्वरक या खाद क्या होते हैं, एक प्रकार के न्यूट्रिएंट ही होते हैं, है ना। और इससे वहां से जो उनकी नीड्स Yes, sir. हो जाती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड मैनूरिंग इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैनूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर अपर्याप्त रूप से और अनुचित रूप से अगर वहां पे मैनूरिंग की गई है, खाद डाला गया है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ठीक है, प्रॉपर वे में नहीं डाला गया, तो वहां पे भी प्लांट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, कुछ वीक रह जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन यानी कि प्रॉपर वे में, सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है, मैनूरिंग होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animals waste. Farmer dump plant animals waste in pits or at open place, allow it to decompose. देखिए जो मैन्योर होता है एग्जैक्टली वो क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है भाई, कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है? कार्बनिक। अब सर आपने कहा कार्बनिक क्या होता है? जितने भी किसी जीव से संबंधित जो अवशेष होते हैं वो सब ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी जो उसके रेसिड्यू जो पार्ट्स होते हैं वो सब कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ठीक है। अब Yes, sir. चाहे आप बात कर लो फ्लैशेस की, चाहे मीट की, मतलब या किसी भी एनिमल्स रेसिड्यू की बात कर लो और प्लांट रेसिड्यू की बात कर लें, वो सब ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो Yes, sir. खाद बनता है इन्हीं के डिकम्पोजिशन से बनता है। और ये डिकम्पोजिशन होता है कैसे? किसान क्या करता है, इनको प्लांट और एनिमल्स वेस्ट को किसी गड्ढे में डंप करता है। डंप करता है मतलब इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डालता रहता है। और ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स और अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या होते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर। यानी माइक्रोब्स और अदर छोटे मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये डिकम्पोज यानी अपघटित होकर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखा होगा आपने ना, आप पहले लोग क्या करते थे, जो घर का मतलब कूड़ा कचरा, मतलब ये नहीं कचरा, वो कचरा नहीं जो हमारे यहाँ से इनऑर्गेनिक मैटर्स या रिलीज होते हैं, लाइक दैट, जो भी आर्टिफिशियल थिंग्स होते हैं लाइक सच एज प्लास्टिक और एनीथिंग, ठीक है, ये सारे हमारे यहाँ से जो वेस्ट निकलते हैं, ये नहीं, मतलब जो एनिमल और प्लांट वेस्ट होते थे उस सबको क्या करते हैं, गड्ढे में इकट्ठा किया जाता था, गड्ढे में डाल दिया जाता था। गाय का गोबर है या घास फूस है, उस सबको ले जाकर क्या करते थे, गड्ढे में डालते रहते थे, और फिर कुछ समय बाद वो डिकम्पोज होकर खाद के रूप में बदल जाता है। तो बातें समझ आ रही है। और फिर इस खाद का यूज किया जाता है एज ए न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स इन द फील्ड। ओके, Yes, sir. the decomposed matter is used as an organic manure. You have already learned about vermicompositing in class 6. बेटा vermicompositing exactly क्या होता है आप जानते हो ना? Yes, sir. इसमें क्या हो जाता है, वर्मीकम्पोजिटिंग में हम किसका यूज करते हैं, जो फार्मर, Earthworm. यस बेटा, फार्मर फ्रेंड्स अर्थवार्म का यूज करते हैं। इसमें अर्थवार्म्स को बहुत अधिक मात्रा में ऐसे रेसिड्यू पार्ट में डाल दिया जाता है, रखा जाता है, और ये अर्थवार्म क्या करते हैं इसको रिटर्न करते हैं, ठीक है, पहले ईट करते हैं, उसके बाद रिटर्न करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ मैन्योर, ठीक है। Yes, sir. तो इस तरह से ये वर्मी कंपोजिटिंग होती है। इसको भी आपने क्लास 6 में पढ़ा था। एक्टिविटी की बात कर रहे हैं इसमें। एक्टिविटी 1.2 की बात की है, जैसा मूंग और ग्राम सीड्स, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, टेक 3 एम्पटी ग्लासेस और सिमिलर बेसल्स। पहले क्या करना है आपको, चने अथवा मूंग के बीज लेने हैं और उनको जर्मिनेट होने देना है। जर्मिनेट कैसे होंगे, किसी कपड़े में भिगो कर रख दीजिए, कपड़े में, ठीक है, और 1-2 दिन उनको पानी देते रहिए, मतलब हमेशा नहीं देना लगा, कुछ समय अंतराल पे पानी देते रहिए, यानी भिगो कर धूप में रखे रहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे, नहीं धूप में नहीं, छाँव में इनको रखेंगे, छाँव में रखेंगे, फिर क्या होंगे, तो कुछ समय बाद ये देखेंगे आप 1-2 दिन के अंदर जर्मिनेट होने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। इसमें से आंखें, आइज फॉर्मेशन होता है ना।
Yes, sir. बेटा करें सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, उसके बाद आप 3 एक जैसे आकार के सीडलिंग्स को ले लीजिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, एक खाली ग्लास ले लीजिए या कोई भी एक जैसे वेसल्स ले लीजिए, कोई दूसरे बर्तन भी ले सकते हैं। मार्क देम A, B and C to glass A, add little amount of soil mix with a little cow dung manure. In class B, put the same amount of soil mix with a little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them. Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth. देखिए, एक में इन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग इन्होंने ग्लासेस लिए हैं और सब में एक जैसे आकार के बीजों को रखा गया है। उसमें इन्होंने क्या किया, एक में सभी में मिट्टी डाल दीजिए, थोड़ी थोड़ी मिट्टी मिक्स कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक में आप क्या करेंगे, काऊ डंग डाल दीजिए, एक ग्लास में काऊ डंग एंड मैन्योर, मतलब गाय का गोबर और देसी खाद जो है उसको डाल दीजिए। दूसरी बात करें, ग्लास बी जिसको इन्होंने नेम किया, उसमें आप रखेंगे सॉइल मिक्स विथ अ लिटिल यूरिया। ऐसी मिट्टी को डालेंगे जिसमें कुछ यूरिया मिलाया गया है, यानी फर्टिलाइजर्स। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग, और थर्ड ग्लास में कुछ भी मिक्स नहीं करना, ओनली आपको केवल उसमें सॉइल मिक्स कर देना है थर्ड ग्लास में। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड pour the now pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them. Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth. बेटा लगातार प्रॉपर वे में उनको पानी देते रहिए, ठीक है, नियमित रूप से उनको पानी देते रहिए। उसके बाद उनकी ग्रोथ को 7 से 10 दिन के बाद देखिए क्या किसमें अच्छी ग्रोथ होगी। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग किसमें अच्छी ग्रोथ होगी? सबसे बेटर ग्रोथ है जो दिखाई देगा किसमें, ग्लास बी में, ग्लास सी में, या ग्लास डंग मैनुअल के साथ है? यस बेटा, बट मुझे लग रहा है यूरिया जिसमें मिक्स किया गया है उसमें ग्रोथ अच्छी होगी। डंग और मैनुअर होगी ग्रोथ, बट उससे बेटर यूरिया जिसमें मिक्स किया गया है, क्योंकि ये तेजी से ग्रोथ कराता है। यूरिया क्या करता है, ये फास्ट एक्शन वाला न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। ये मैन्योर आपका जो डंग मैन्योर है वो काम करेगा, लेकिन उतनी तेजी से नहीं काम करता जितना यूरिया करेगा। बट डिसएडवांटेज भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ की बात है तो ग्रोथ में मुझे लग रहा है यूरिया है। देखते हैं क्या। Did plants in all the glasses grow at the same place? No. Which glass showed better growth of plants? In which glass was the growth faster? एक्टिविटी है, आप लोग करेंगे तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल व्हिच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? बेटा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये एक प्रकार का केमिकल होता है जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, लेकिन फिर भी ये खाद से अलग होते हैं, देसी खाद से अलग होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। एनपीके जो पोटेशियम का सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है वो के से किया जाता है, फास्फोरस को पी से और नाइट्रोजन को एन से, ठीक है। तो इस तरह के कुछ इन्होंने फर्टिलाइजर्स के नेम बता दिए, जिसमें यूरिया है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास। आपने भी अपने घरों में या खेतों में डालने के लिए विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स को अपने यहाँ आते हुए देखा होगा, ठीक है। Yes, sir. देखिए बेटा, the use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. इन्होंने
देखिए यहाँ पे इन्होंने फर्टिलाइजर्स की बात स्टार्ट किया, इसका मतलब वहाँ पे ग्रोथ अगर बात की जाए तो ग्रोथ सबसे बेटर उस फर्टिलाइजर्स जिसमें यूरिया मिक्स किया गया है उसमें होगा, ठीक है। एक चीज मैंने कहा ना, ग्रोथ की बात किया जाए तो फास्ट एक्शन में आपका ये जो यूरिया है या फर्टिलाइजर्स है ये फास्ट एक्शन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाँ इसके डिसएडवांटेज हैं बहुत सारे, इसके कुछ हानियां भी हैं इन कंपैरिजन ऑफ मैन्योर, यानी मैन्योर के कंपैरिजन में इससे बहुत सारी हानियां भी हैं, लेकिन इसके एक्शन की बात करें तो ये ज्यादा तेजी से क्रिया करता है, ज्यादा तेजी से काम करता है ना। Yes, sir. बेटा जी इसमें इन्होंने एक चीज और बताया कि जो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है ये अच्छी पैदावार के लिए किया जाता है, जैसे गेहूं, धान, मक्का, इन सब की अच्छी पैदावार के लिए इस प्रकार के उर्वरक का यूज किया जाता है। करें बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, लेकिन अत्यधिक यूज करने पर अगर इन फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है तो जो मिट्टी होती है वो लेस फर्टाइल यानी कम उपजाऊ रह जाती है, उसके बाद उसमें खेती करने पर उतनी अच्छी पैदावार नहीं होगी फसलों की। इन्होंने कहा फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखिए इसके डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स का यूज करने पे ये वाटर पोल्यूशन का भी एक सोर्स होता है, यानी वाटर पोल्यूशन का एक काज होता है, ठीक है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. इस कारण अगर हमें मिट्टी को की उपजाऊपन को खत्म होने से बचाना है तो हमें इसकी जगह पर यानी फर्टिलाइजर्स की जगह पे ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना चाहिए, अथवा खेत को बिना मतलब दो फसलों को उगाने के बीच में गैप रखना चाहिए, यानी खेत को कुछ दिन के लिए ऐसे बिना खेती मतलब कुछ किए उस पर अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए उसको, मतलब एक फसल उगाने के बाद उसको कुछ दिनों के लिए यानी कुछ महीनों के लिए छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरी फसल उस पर फिर लगाने के लिए हम उसको प्रिपेयर करने लगे, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है, अथवा हम देसी खाद का यूज करें, तो लोग देसी खाद का यूज कम कर रहे हैं वैसे ही, तो गैप रखो बेटर है ये, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर मिल नहीं पा रहे हैं लोग, इनसे दूर भाग रहे हैं। तो बेटा जी समझ में आ रही बातें आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. The use of manure improves soil texture as well as the water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. इनने का the use of manure soil improves soil texture. देखिए जो अगर मैन्योर का यूज किया जाता है तो मिट्टी का जो टेक्सचर है यानी जो उसका क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, बढ़ती है। जितनी टैक्स की जो मिट्टी क्वालिटी है यानी जो उसकी फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, मैन्योर का यूज किया जाता है। इसके अलावा वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी भी इसकी अच्छी हो जाती है, यानी अपने अंदर ये पानी को ज्यादा होल्ड कर लेता है, ठीक है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और अगेन क्या हो जाता है ये पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है। जो मिट्टी अगर हम लगातार देसी खाद का यूज कर रहे हैं खेतों में तो जो मिट्टी है वो पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crops of alternately. Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replacement of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. बेटा जी इसमें इन्होंने बताया कि दूसरा तरीका और भी है कि हम अगर मिट्टी को भरपूर रखना चाहते हैं विद द न्यूट्रिएंट्स तो उसके लिए एक तरीका और है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है, इसमें आपको अल्टरनेटली आपको क्या करना है, इसमें फसल यानी कि आपको विकल्प एक टाइप की फसल हमेशा नहीं उगाने, इसमें डिफरेंट टाइप्स के फसलों को उगाते रहना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो क्रॉप रोटेशन से आपकी जो मिट्टी है वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो
रिप्लेस ही रहेंगे, मतलब उसमें भरपूर रहेगी, ठीक है, रिड्यूस नहीं होगा। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अर्लीली फार्मर्स इन नॉर्थर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड मीट इन द नेक्स्ट सीजन। जो उत्तर भारत के लोग हैं, पहले लोग उत्तर भारत के लोग क्या करते थे, उत्तर भारत के किसान जो होते हैं वो क्या करते थे, एक सीजन में लेग्यूम्स एज अ फॉडर यानी चारे के लिए लेग्यूम्स को ग्रो कराते थे, और दूसरी सीजन में क्या करते थे, वीट इन द नेक्स्ट सीजन, दूसरे सीजन में गेहूं का उत्पादन करते थे। जो लेग्यूम्स होता है प्लांट, ये क्या होता है, ये इनरिच होता है विद नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इससे क्या होती है, मतलब मिट्टी आपका इनरिच हो जाती है विद द नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन एक प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, मिनरल्स है फॉर द प्लांट्स। इन्होंने कहा दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन, फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और किसान आज इस विधि को अपनाकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, उनके यहाँ अच्छी पैदावार होती है, तो उन्हें अच्छा लग रहा है इस चीज़ को अपनाकर। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, दीज आर प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। बेटा लेगुमिनस प्लांट होता है जो दलहन की खेती होती है, एग्जैक्टली वो से लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं। दिस दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो राइजोबियम होता है एग्जैक्टली एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, इन लेगुमिनस प्लांट से क्या करता है, जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स कर देता है अगेन इनटू द सॉइल, और इसी को नाइट्रोजन फिक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. इसको भरपूर कर देता है विद द न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी फिर से भरपूर हो जाती है विद द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अभी इसमें कई सारे एक्टिविटी, नेक्स्ट आ गया डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। यहाँ पे इन्होंने लिस्टेड किया इसको, ठीक है, यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी क्लियर हो जाएंगे, क्या इसका डिसएडवांटेज है और इसके क्या एडवांटेज हैं, तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको रीड कर लीजिएगा और स्टडी करके देन आफ्टर जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो आपका नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, तो आज के लिए क्लास ये ओवर की जा रही है, यहीं पे नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir. बाय बेटा, Say goodbye. बाय बेटा।